Do we have charge? Do we have voltage? Do we have current in living organisms? सेल्स और ऑर्गेनिजम्स में करंट होता है? बताइए. आंसर मी दिस क्वेश्चन. यस और नो? बताइए प्लीज. यस और नो? यस और नो में आंसर देना है आपको. थिंक एंड क्विकली टेल मी. Yes, sir. वेयर, कहां होता है करंट और कैसे जनरेट होता है? तो जैसा So, कि आप, हाँ बताइए. potential difference generate होता है across the membrane. बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप. तो जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जहां भी चार्ज होगा वहां करंट फ्लो होगा. ये आपने सीखा, राइट? तो करंट का जो ओरिजिन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो कहां से आता है बेसिकली? दैट कम्स फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होने से क्या हो जाता है? the current appears. तो अब अगला क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट क्यों होता है? अगर हम सेल की बात करें तो लेट अस से दिस इज साइटोप्लाज्म और बाहर जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है. एंड इफ आई आस्क यू दैट दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो येलो कलर से मैंने बनाया, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सम ऑफ यू माइट नो कि इसके दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है. इधर पोटेंशियल कुछ और होता है, इधर पोटेंशियल कुछ और होता है. एंड वी हैव अ पोटेंशियल difference across the plasma membrane, which is also represented by psi, or people call it as membrane potential. ये शायद आपने फिजियोलॉजी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम जब आपको पढ़ाया गया होगा, राइट? Yes, sir. तो आपने नर्वस सिस्टम में एक टर्म पढ़ा होगा विच इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल. मतलब सेल के अंदर का हिस्सा जो है वो कंपैरेटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड है. किसके कंपैरिजन में? बाहर के कंपैरिजन में. इट इज नेगेटिवली चार्ज कंपेयर टू आउटसाइड. सो दैट्स व्हाई वी से दैट नॉर्मली इफ यू, हाउ डू यू मेजर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस? किसी वायर में करंट, आपके घर में करंट जो फ्लो हो रहा है, आपको जानना है कि कितना वोल्ट करंट आ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे उसके रास्ते में? यू कैन ऐड अ वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर यूज करते हैं ना? तो घरों में कितनी वोल्टेज आती है? आप कहते हो 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है. तो वो करंट का मेजर नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है. किसके किसके बीच में? जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है और अर्थ के बीच में. तो ग्राउंड से जब आप कनेक्ट करते हो वोल्ट मीटर को और वायर से, यानी कि अपना हाथ टच कर दोगे उस वायर से, तो आपके और जमीन के बीच में 220 वोल्ट का डिफरेंस होगा, इसीलिए आपको शॉक लगता है. So potential difference in the household electricity and the ground is 220 volts. Similarly, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भी वोल्टेज होता है, डिफरेंस होता है. इतना ज्यादा नहीं होता है, बट दैट्स क्वाइट वेरी लेस. जो आपने पढ़ा होगा -70 मिली वोल्ट. लेकिन ये -70 मिली वोल्ट का जो पोटेंशियल है, इसको आपने कुछ इस तरह से पढ़ा होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल, राइट? लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी सेल्स में यही पोटेंशियल हो. इट कैन स्पैन फ्रॉम -30 मिली वोल्ट टू इवन -90 मिली वोल्ट. हम एक नॉर्मल सेल्स की जनरल रेंज की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली नर्वस सेल्स बट एनी काइंड ऑफ सेल. आपकी स्किन सेल्स, आपकी मसल की सेल्स, किसी भी सेल में, यानी कि हर एक लाइव सेल में, आई विल से यू हैव द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. दैट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल across the two faces of plasma membrane, which is called resting potential. Now one question is, ये आता कहां से है? क्यों आता है भाई? रेस्टिंग पोटेंशियल आ कैसे जाता है, जनरेट कैसे हो जाता है? कैन एनीवन आंसर दिस? क्या कोई बता पाएगा मुझे कि रेस्टिंग पोटेंशियल आ कैसे जाता है? एनीवन प्लीज टेल मी.
So due to movement of ions. Movement of ions. नो, बट यूजुअली अगर आप एक नॉर्मल मेम्ब्रेन की या किसी चीज की बात करें जिसके अक्रॉस आयन मूव कर सकते हैं, तो मैं कहूं कि अगर यहां पर बहुत ज्यादा आयंस हैं, let us say we have 10 millimolar ions here and let us say we have 1 millimolar ion here, तो ऑब्वियस सी बात है थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि ये आयंस इधर से इधर मूव करेंगे, और कब तक मूव करेंगे? ये तब तक मूव करेंगे जब तक दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन कितना ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, 5 मिलीमोलर। तो इस स्टेट को क्या कहा जाएगा? दिस स्टेट विल बी कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। Equilibrium. बट ऐसा तो नहीं होता है। डिस्पाइट दैट इक्विलिब्रियम तब आएगा जब दोनों तरफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होगा। बट व्हाट वी नो अबाउट सेल, वी हैव हाई Na plus outside, low K plus outside, right? And low Na plus inside and high K plus inside. So are they at equilibrium or they are not at equilibrium? This is another question to you. क्या आयंस जो हैं वो कम ज्यादा होने के बावजूद भी इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है? बताइए। They are still at equilibrium, but this is a special type of equilibrium where despite that they are not equal in both the sides, they can still achieve equilibrium. The reason is, reason क्या है कि एक आयन को मूव करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ रही है। It's not only moving across the concentration gradient, एक gradient क्या कहलाता है? Concentration gradient, मतलब एक तरफ concentration ज्यादा, आप कह रहे हो कि 10 मिलीमोलर है एक तरफ 1 मिलीमोलर है। This is called concentration gradient. But there is another gradient, एक और gradient भी है यहाँ पर, which you are calling as, जिसको आप क्या कह रहे हैं? Electrical gradient. So one is chemical gradient, another is electrical gradient, and things which are charged, जो चीजें charged हैं, वो इन दोनों के influence में move करती हैं, that is electrochemical gradient. तो भले ही दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, अंदर तो नेगेटिव चार्ज है ना, वो थोड़ा और पॉजिटिव को खींचेगा, और वो तब तक खींचता रहेगा जब तक चार्ज भी बैलेंस ना हो जाए। तो केवल चार्ज भी बैलेंस नहीं होना चाहिए, केवल कॉन्सेंट्रेशन भी बैलेंस नहीं होता है। इनफैक्ट दोनों मिलकर एक नई क्वांटिटी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल क्वांटिटी, एंड द मूवमेंट ऑफ आयंस टेक प्लेस अंटिल that electrochemical balance is established on both the sides of membrane. And this special type of equilibrium was explained by a scientist called Donan, and therefore it is called as Donan equilibrium, which is different from other type of equilibria. So Donan equilibrium explains to you that why you still have different concentrations of ions across the both sides of the cell. But previous question is not yet answered. पिछला क्वेश्चन अभी आंसर नहीं हुआ कि ये पोटेंशियल क्यों आया, पोटेंशियल कहां से आया। तो इसके बारे में मुझे बताएंगे कोई? आप इसका आंसर दे दो मुझे, तब आगे बढ़ेंगे कि ये पोटेंशियल कहां से आया मेम्ब्रेन में। सो दिस पोटेंशियल केम फ्रॉम द फैक्ट, एक फैक्ट से आया, एंड दैट फैक्ट इज सेमी परमिएबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Okay, you can also call it as selectively permeable or selective permeable nature. I think cell biology में आपने ये चीज डिटेल में पढ़ी होगी. Yes or no? Yes sir. That plasma membranes are selectively permeable. ये चीज आपने पढ़ी होगी. तो selective permeability से क्या आउटकम होती है? That plasma membranes do not allow everything to move in and out of the cell. And two factors contribute to it. दो चीजें हैं. That is size and polarity. So you may be knowing कि बड़ी चीज मूव नहीं कर सकती प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से, और छोटी चीज भी है, अगर उस पर ज्यादा चार्ज है वो भी मूव नहीं कर सकती है। तो सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स which are present inside the cell which may have negative charge and they are not able to move, वो मूव नहीं कर पाते हैं, they have to stay क्योंकि सेल्स परमिएबल नहीं है उनके लिए. सो बेसिकली इट इज द इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट
metabolites, proteins, and other components which are not capable of moving in and out of the cell, and they start getting stored here. That generates a potential on the plasma membrane. In fact, the asymmetry of lipids, lipid भी asymmetric होते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा, that outer membrane contain mostly phosphatidylcholine and sphingolipids, whereas inner membrane mostly has what? Phosphatidyl ethanolamine and phosphatidylserine. So unequal distribution, or you can say asymmetric distribution of lipids across the plasma membrane, is also one of the reasons that why plasma membranes are selectively permeable. And selective permeability leads to accumulation of different pool of metabolites inside the cell and different pool of metabolites outside the cell that does not allow all the things to move in and out, and that creates a negative potential on the plasma membrane inside and a positive, relatively positive potential outside. So current कहाँ से कहाँ flow होगा plasma membrane में? Current की बात करें अगर हम, current की direction क्या होगी plasma membrane में? I told you that current always flow from high potential to low potential. So this will be the direction of current in case of plasma membrane. This is how the current may be generated. This is how the charge and potential generation, potential difference is generated in plasma membrane. So since we have every plasma membrane containing this type of potential which we call as resting potential, जिसको हम resting potential कहते हैं, यह लगभग हर membrane में है, यानी कि हर membrane के अंदर छोटा छोटा मोटा कुछ quantity में potential तो है. Means we have electrical properties across all our cells. But these electrical activities become more pronounced, ये और ज़्यादा pronounced हो जाती हैं, especially in those cells where the resting potential can change to action potential. Like neuronal cells, nerves, muscle cells, इनमें क्या होता है कि resting potential resting ही नहीं रहता है, बल्कि ये flip हो जाता है. एक छोटे से एरिया में resting potential flip हो जाता है, और उस फ्लिपिंग के बाद जो नया पोटेंशियल जनरेट होता है वो पोटेंशियल तेजी से उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करता है, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं. एंड दैट गिव्स राइज टू द फ्लो ऑफ करंट, which flow of charge that results in generation of current. तो बेसिकली हमारी न्यूरॉन्स में लगातार करंट मूव कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग, राइट, चार्ज इज मूविंग, चार्ज का डिफरेंस मूव कर रहा है, राइट, एंड दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन मसल्स, मसल में भी वो चीज हो रही है. So basically those organs which have these kind of activities like our brain, spinal cord, heart which has got muscles, skeletal muscles, इन सब में एक अच्छी क्वांटिटी में लगातार फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ साथ करंट भी है. और उस करंट या वोल्टेज, इन दोनों में से किसी भी चीज को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली मेजर कर सकते हैं. उसके लिए हमें बेसिक इलेक्ट्रिकल सेटअप चाहिए. वी नीड अ कंडक्टर, वी नीड अ इलेक्ट्रोड विच वी हैव टू प्लेस देयर, एंड देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ डिवाइसेस like you have in laboratory called voltmeter for measuring voltage, or you have ammeter for measuring current. तो एमीटर और वोल्टमीटर जैसी डिवाइसेस आपको चाहिए. लेकिन हाँ, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है और जो करंट है ये नॉर्मली हाउस होल्ड लाइट के मुकाबले कई हजार गुना कम है. वहां 220 वोल्ट है, यहाँ मिली वोल्ट है. So you have several thousand-fold lower values, and definitely you need more sensitive voltmeters, you need more sensitive emitters, and you need highly conducting electrodes which do not have enough resistance so that you can measure them effectively. आप उनको आसानी से effectively measure कर सकें. इसके लिए आपको highly efficient devices चाहिए, amplifiers भी चाहिए, ताकि आप इस signal को amplify करके अच्छे से detect कर सकें, and then you will be able to measure the electrical properties. So let's look little more, थोड़ा सा हम और देखते हैं इसके बारे में कि किस तरह से सिग्नल प्रोड्यूस होता होगा, किस तरह से करंट फ्लो होता है. तो आप जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मैंने आपको बताया कि यू हैव यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज ऑन द इंटीरियर ऑफ द सेल. सेल के इंटीरियर में यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज है, और सेल के आउटसाइड में क्या है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है. This is the plasma membrane, and the cell is at equilibrium. In that situation, there is no net movement of ions. जो जितने आयन जहां मेंटेन्ड हैं वहां पर बने हुए हैं. बाहर की तरफ Na+ ज्यादा है,
K प्लस काफी कम है, तो मैं Na+ को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ और लेट अस से K प्लस को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट्स थ्रू white color. This is K plus. So you have little amount of K plus here, and you have very large amount of Na plus. Na plus जो है वो बहुत ज्यादा है बाहर की तरफ, right? And we have a state of Donan equilibrium. Donan equilibrium की state में है हम. Now what might happen? क्या हो सकता है? Especially during a trigger of stimulus. Trigger of stimulus means जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल किसी चींटी ने काट लिया किसी के पैर में, राइट? तो अगर पैर में चींटी ने काट लिया तो क्या होगा? इमीडिएटली आपका हाथ जाता है, अरे या मेरा हाथ गर्म चीज पे लग गया, किसी ठंडी चीज पे लग गया, तुरंत अटेंशन चला जाता है. तो वहां पर क्या हो रहा है? सिग्नल परसीव हो रहा है. मीन्स यू हैव सम रिसेप्टर्स देयर विच कैन परसीव दैट सिग्नल, एंड व्हाट दोज थिंग्स डू, क्या होता है वहां पर? यू हैव सम स्पेशलाइज्ड चैनल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? क्या चीज होती है? चैनल्स होते हैं. बट these channels have a gate on them. इनमें दरवाजा लगा हुआ है. That door is normally closed. How will that door open? By stimulus. So stimulus can open that door, and when it opens that door, जब वो ये door को open करता है, so what you expect? There is a rapid flow of ions. तेजी से ये ions जो है, they start moving. तेजी से ये आयंस क्या होते हैं? मूव करना शुरू करते हैं. सो लेट अस से दिस वाज अ सोडियम चैनल. ये सोडियम चैनल था, और जैसे ही आपको स्टिमुलस आया, तेजी से ये जो सोडियम थे बाहर, ये अंदर आने लगे, राइट? तो आपको क्या लगता है कि जब तेजी से ये सोडियम अंदर आ जाएंगे, बाहर सोडियम आयंस की कमी हो जाएगी, सो डोंट यू थिंक they will cause a change in the potential in that particular area? पहले जहां नेगेटिव पोटेंशियल था, अब तेजी से वहां अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो आपको नहीं लगता कि उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पहले नेगेटिव चार्ज था, वहां पर अब कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. और बाहर क्योंकि आयंस की कमी हो गई, तो उतने एरिया में क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि बाकी मेम्ब्रेन पहले की तरह ही होगी. तो ये लोकलाइज्ड चेंज जो हुआ, what this localized change will be called as? Tell me please. Depolarization. This phenomena is known as depolarization. Means this part of the plasma membrane which you see here, this part got depolarized. ये part क्या हो गया? Depolarize हो गया. Whereas other part is quite normal. Now it will not remain depolarized for a longer time. बहुत देर तक depolarized नहीं रहेगा, because we have something that is known as pumps. So we have sodium potassium pumps which can reverse the incoming Na+. जो बहुत सारे Na अंदर आ गए थे ना, आप समझ लो कि बारिश हुई, एकदम पानी भर गया कहीं पर, तेजी से पानी भर गया दरवाजा खुलने से, तो आपने मोटर चलाई, मोटर चला के बाहर पानी वापस पंप कर दिया. सबवे या अंडरपास वगैरह में ऐसा होता है ना. तो सोडियम पोटेशियम पंप ने बाहर इसको निकाल दिया. फिर से जब बाहर निकाल दिया, तो डोंट यू थिंक योर दिस स्टेट विल बी रीस्टोर्ड? ये स्टेट रीस्टोर हो जाएगी, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन. तो मेम्ब्रेन पहले से पोलराइज थी, उसको आपने डीपोलराइज किया, और फिर से वापस दोबारा उसी स्टेट में आ गई, रीपोलराइज हो गया. लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती है कि इतना हिस्सा डीपोलराइज हुआ और वापस ठीक हो गया. नहीं, इतने हिस्से के डीपोलराइज होने की वजह से आगे जो नजदीक विसिनिटी में और भी चैनल्स होते हैं, Na+ चैनल, ये तो लगातार होंगे ना जगह जगह. तो क्योंकि ये वोल्टेज गेटेड डोर्स इसमें लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर वोल्टेज चेंज हुई, वैसे ही ये चैनल भी खुल जाएगा, इसके बाद ये चैनल भी खुल जाएगा. तो एक तरह से तेजी से ऊपर से डीपोलराइजेशन की वेव आती है. ये हिस्सा डीपोलराइज हुआ,
फिर जब तक ये रीपोलराइज हो रहा है तब तक ये हिस्सा डिपोलराइज हो गया, फिर और वाला। तो आप समझ लीजिए कि जितनी देर में चींटी काटने से आपको पता चलता है, ब्रेन तक मालूम चलता है, उतनी देर में ये जो डिपोलराइजेशन की वेव है ये आपके पैर से ब्रेन तक पहुंच जाती है। इट इज क्वाइट फास्ट, इतनी तेजी से ये काम होता है इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड पर, वेरी फास्ट स्पीड। सो डिड यू अंडरस्टैंड दैट हाउ करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस द सेल्स, कैसे करंट फ्लो हो रहा है? एंड नॉट ओनली इन न्यूरॉन्स, सिर्फ न्यूरॉन्स में ही नहीं, बल्कि आप इस फिनोमेना को स्केलेटल मसल्स में भी देख सकते हैं। अगर आप स्केलेटल मसल्स की बात करें तो मसल्स में कैसे करंट फ्लो होता है? आप क्या जानते हैं मसल्स के बारे में? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? एनीवन प्लीज? मसल्स में दो तरह के फाइबर्स होते हैं, राइट? कौन कौन से दो तरह के फाइबर्स? प्लीज टेल मी। Actin and myosin. एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन मायोसिन फाइबर जो होते हैं दे स्लाइड ओवर ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं जब कोई स्टिमुलस आता है। तो जब आपको चींटी ने काटा तो आपने तुरंत ब्रेन तक सिग्नल गया, फिर आपने क्या किया? हाथ अपना ले गए और उस चींटी को हटाया आपने वहां से। तो कैसे पता चला? हाथ की मसल्स को ब्रेन ने सिग्नल भेजा, हाथ की मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो वो करंट जो पहले ब्रेन तक गया, अब वो करंट आपके हाथ तक आया। हाथ में आने पर क्या हुआ? हर एक मसल के पास एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, राइट? तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर न्यूरॉन्स जो हैं उन्होंने सिग्नल यहाँ भेजा, और जैसे ये सिग्नल यहाँ तक आया, अब ये अंदर मसल को कैसे पता चला मुझे कॉन्ट्रैक्ट होना है, चींटी को मारना है, चींटी को हटाना है? कैसे पता चला? यहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकली सिग्नल ट्रांसड्यूस होता है। सो यू हैव समथिंग इनसाइड द सेल, स्पेशली इनसाइड द मसल सेल, दैट इज नोन एज, एक ऑर्गेनल होता है, क्या बोलते हैं उसको? इस तरह का कौन सा ऑर्गेनल होता है? Sarcoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वो मसल के अंदर होता है इसलिए सर्कोप्लाज्मिक बोलते हैं उसको। नाउ दिस सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज गॉट plenty of calcium ions which are stored in it. क्या चीज स्टोर्ड होती है यहाँ पर? कैल्शियम आयन स्टोर्ड होते हैं। तो जैसे ये स्टिमुलस यहाँ आया, तेजी से यहाँ से कैल्शियम जो है वो रिलीज होता है बाहर, और जब बहुत ज्यादा कैल्शियम यहाँ रिलीज होता है, दैट ड्राइव्स द मूवमेंट ऑफ मसल्स, इन मसल के मूवमेंट को वो ड्राइव करते हैं, राइट? तो यहाँ भी चार्ज का मूवमेंट हुआ, पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर ईआर के अंदर ज्यादा कैल्शियम है, बाहर कम कैल्शियम है, तो ईआर मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी एक पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल की वजह से स्टिमुलस आने पर ये कैल्शियम निकल रहा है, तो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, यानी कि करंट जनरेट हो रहा है। सो वी कैन से दैट मसल्स हैव द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी by virtue of flow of calcium ions basically. Neurons on the other hand have the electrical activity by virtue of movement of Na plus and K plus ions basically, right? जबकि घरों में जो बिजली चलती है उनमें जो मूवमेंट होता है दैट्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तभी करंट होगा। It can be any positive charge or any negative charge, when it flows that contributes to the current. Or if there is more charge stored at one place, less charge stored at another place, then that creates a potential difference, right? So we have potential difference, we have electric current in many cells, particularly muscle and neuronal cells or nerve cells. They are good examples of systems which contain very significant electrical activity that can be detected. Electrical activity जो है डिटेक्ट की जा सकती है। अब ये समझने के बाद, क्योंकि हमने क्या समझ लिया कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट कैसे होती है बायोलॉजिकल सिस्टम में, अब हम बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए कौन से मेथड्स होते हैं जिनकी हमने बात की थी? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स, क्योंकि ये मेथड्स फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन, and they involve electricity. They are called electrophysiological methods. So we broadly divide those methods into two categories. हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं broadly. One are electrophysiological methods which perform cellular recording, जो सेल लेवल पर काम करते हैं, and other
are called as organ or tissue level recording. Okay, so it can be either at cell level or it can be at tissue level. या तो ये सेल के लेवल पर हो सकता है या किसके लेवल पर हो सकता है, टिश्यू के लेवल पर हो सकता है. Now in the cell, when we talk about cellular recording, it can further be divided into two types, that is intracellular recording, सेल के अंदर की तरफ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं हम, या फिर सेल के बाहर की तरफ से कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर रिकॉर्डिंग. और वी कैन ऑल्सो डिवाइड दैट, हम इसको एक और तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज होल सेल रिकॉर्डिंग. पूरी सेल की रिकॉर्डिंग एक साथ करें हम, या फिर सेल के किसी पैच की रिकॉर्डिंग करें, दैट्स कॉल्ड पैच रिकॉर्डिंग, और अ मेथड कॉल्ड पैच क्लैंप. ये भी मेथड्स हो सकते हैं. पैच क्लैंप कैन देन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स, WC, cell attached patch, inside out patch and outside out patch. We will talk about this in a while. इसकी बात करेंगे हम बाद में. तो ये आपको समझ आया कि सेलुलर रिकॉर्डिंग कितने तरह से की जा सकती है. इतनी बात समझ आई आपको. अब जो ऑर्गन लेवल रिकॉर्डिंग है उसके भी टाइप्स हैं. बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करें तो दो ऑर्गन्स हैं जिनमें ऑर्गन लेवल रिकॉर्डिंग की जा सकती है, ब्रॉडली स्पीकिंग. इट इज आइदर ब्रेन, या तो हम ब्रेन की बात कर सकते हैं, या फिर हम मसल्स की बात कर सकते हैं. और मसल्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो वाइटल ऑर्गन है दैट हैज मसल्स इज हार्ट. सो टू टाइप ऑफ organ level recording generally happen, brain and heart, brain की recording और heart की recording. Now there are two ways of doing these things. ये जो recording होती है, this can either be invasive, या तो ये recording invasive methods हो सकते हैं, या ये non invasive हो सकते हैं. तो कोई मुझे बताएगा कि invasive non invasive में क्या difference होता है? Invasive और non invasive methods में क्या difference होता है? Can anyone tell me? Anyone please? What is the difference between invasive and non-invasive method? So when you have a sensation of pain, when there is any damage to skin, or you have to pierce the skin, कोई part आपको damage हो रहा हो, किसी भी तरह का नुकसान पहुंच रहा हो, if there is any harm, then all these methods are called as invasive. जैसे इंजेक्शन लगा के दवाई अंदर भेजना, किसी पार्ट को सर्जिकली कट करके डायग्नोस करना, या एक्सरे की मदद से कोई चीज देखना, क्योंकि एक्सरे से भी नुकसान पहुंचता है. ऑल दीज मेथड्स विल बी कॉल्ड एज इन्वेजिव. जबकि नॉन इन्वेजिव में कोई नुकसान नहीं होता है. आप फोटोग्राफी कर रहे हो, दैट्स नॉन इन्वेजिव. आप दूर से देख के कोई चीज बता दे रहे हो, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट चेक कर रहे हो, नॉन इन्वेजिव. सो in particularly for the diagnosis purpose, और जब हम humans की बात करते हैं तो humans की electrical recording जब की जाती है, that has to be non invasive. क्योंकि ब्रेन की रिकॉर्डिंग ऐसा तो नहीं है कि आप अपना ब्रेन चेक कराने गए, डॉक्टर ने लेके ड्रिलिंग मशीन लेके ब्रेन खोल दिया और उसके बाद फिर वो रिकॉर्डिंग कर रहा है. ऐसा तो नहीं करेगा ना. आप तो जाओगे नहीं डॉक्टर के पास फिर कभी. तो इट हैज टू बी नॉन इन्वेजिव. या ईसीजी, आपको हार्ट की चेकिंग करानी है तो ईसीजी करने के लिए पूरा हार्ट बाहर निकाल लिया, फिर उसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, आप तो डर जाओगे, फिर कभी जाओगे नहीं डॉक्टर के पास, है ना. तो इनके लिए जो मेथड्स होते हैं हार्ट की रिकॉर्डिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल मेथड दैट इज कॉल्ड एज ईसीजी, ये एक नॉन इन्वेजिव मेथड है. और ब्रेन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, दैट इज ईईजी, दैट इज आल्सो नॉन इन्वेजिव मेथड.